हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के हिंदी साहित्य की क्लास में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस कक्षा में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में समझेंगे। किस प्रकार से हिंदी भाषा अस्तित्व में आती है और किस प्रकार से सर्वाइव करती हैं और किस प्रकार से अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करती हैं। तो चलिए, हिंदी शब्द की अगर हम सबसे पहले व्युत्पत्ति और रचना के बारे में बात करें कि हिंदी शब्द कहाँ से आया, किस भाषा का मूल रूप से हिंदी शब्द हैं, ठीक है। तो हिंदी शब्द अगर हम मूलतः देखते हैं तो आपके फारसी भाषा का शब्द देखने को मिलता है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द आपके मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति आपके सिंधु शब्द से मानी जाती है, जो इस प्रकार से आपके धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई हिंदी बनती है। तो सिंधु शब्द आपके हिंदी के व्युत्पत्ति का आधार स्तंभ बनता है और वहीं से आगे क्रमानुसार बढ़ते बढ़ते सिंधु से हिंदी शब्द बनता है, ठीक है। तो जो हिंदी को अपना खुद का मानते हैं, भारतीय की पहचान मानते हैं, उनको एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि शब्द इधर से उधर होते होते आए हैं, तो थोड़ा ज्ञान रखकर बातें करनी चाहिए थी। बीच में ये इसका बहुत हवा था कि भारत कर देना चाहिए, इंडिया नाम हटा देना चाहिए वगैरह, फालतू की पॉलिटिक्स जो की जाती है। जिस स्पीड से वो राजनीति आई उसी स्पीड से चली भी गई थी। तो हिंदी शब्द की अगर व्युत्पत्ति की बात करें तो ये फारसी भाषा का शब्द है जो सिंधु से अपने कर्म अनुसार बढ़ते बढ़ते हिंदू के बाद में हिंदी बनता है। कैसे देखिएगा, पहले सिंधु शब्द आता है अस्तित्व में, फिर आपके सिंधु से बनता है हिंदू और हिंदू से आगे बनता है हिंदू और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हिंद बनता है और हिंद से ही आखिरकार हिंदी बनता है, ठीक है। तो सिंधु, हिंदू, हिंदू, हिंद और हिंदी बनता है। फारसी भाषा के आपके दंत्य श का उच्चारण है के रूप में किया जाता है। तो फारसी भाषा के दंत्य श का उच्चारण है के रूप में किया जाता है और फारसी लोग जब भारत में सिंधु नदी के क्षेत्र में आए तो उसे हिंदू बोलने लगे। तो भारत में सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी के क्षेत्र में जब आए और इस नदी क्षेत्र में इस सिंधु को हिंदू बोलने लगे। क्यों? श और है के कारण, ठीक है। फिर इस शब्द की महाप्राण ध्वनि ध का अल्प प्राण ध्वनि द में परिवर्तन हो गया और तथा हिंदू शब्द बोला जाने लगा। तो आपके जो ध अल्प प्राण ध्वनि था, महाप्राण ध्वनि था, उसे द में परिवर्तन हो गया धीरे धीरे और हिंदू शब्द बन गया। पुनः इस हिंदू शब्द के उ स्वर का भी लोप हो गया और शब्द बन गया हिंद। और तदुपरांत इसमें फारसी भाषा का संबंध आपके संबंधवाचक इक प्रत्यय जुड़ने के कारण और जोड़कर इसे बनता है हिंदी शब्द बन जाता है। कौन सा? हिंदी शब्द बनता है। और हिंदी शब्द के दो अर्थ ग्रहण किए गए, एक हिंद देश की भाषा और दूसरे हिंद देश के लोग। कालांतर में इसका दूसरा अर्थ लुप्त प्राय हो गया और हिंदी शब्द का अर्थ केवल और केवल हिंद देश की भाषा का लिए प्रयोग होने लगा था। आगे चलकर पुनः इसके अंतिम कई अक्षर का भी लोप हो जाता है और आखिरकार हमारा शब्द बनता है, हमारा प्यारा सा शब्द हिंदी। तो ये हिंदी शब्द के अस्तित्व में आने की एक कहानी थी, एक छोटे से में हमने देखा। फारसी शब्द से, सिंधु शब्द से किस प्रकार से आपके हिंदी शब्द बनता है और भाषा के लिए विशेष रूप से ये रूढ़ हो जाता है। चलिए, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ देखते हैं। हिंदी भाषा मूलतः संस्कृत से निकली हुई भाषा है। हिंदी भाषा है, इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी शब्द तो हमने देख लिया, लेकिन इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी भाषा का मूल आपकी क्या है? संस्कृत है। वैसे हर भाषा लगभग हमारे संस्कृत से निकली, तो संस्कृत भाषा हिंदी की जननी भाषा है। संस्कृत से हिंदी का विकास इस प्रकार से होता है, देखिएगा। वैदिक संस्कृत भाषा का काल था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व पर इस तक यहाँ पर आपकी वैदिक संस्कृत भाषा का काल था। उसके बाद ये वैदिक संस्कृत लौकिक लोगों के द्वारा बोलने लगी, इसलिए ये लौकिक संस्कृत भाषा आपके 1000 ईस्वी पूर्व से 5वीं ईस्वी पूर्व तक चलती हैं। फिर इससे आपके प्रथम प्राकृत काल या पाली भाषा का काल आता है, जो ये प्रमुख रूप से बौद्धों की भाषा रही थी। ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर आपके 0 ईस्वी तक चली थी। फिर द्वितीय प्राकृत काल, जिसमें शुद्ध प्राकृत भाषा काल था, ये आपके 0 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक चलती हैं। और फिर 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल चलता है
और अपभ्रंश काल के बाद आधुनिक आर्य भाषा खड़ी बोली हिंदी का काल 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चला आ रहा है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का उद्भव होता है। और जब अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो प्रारंभ में अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी का सम्मिलित प्रयोग भी किया जाता था। ऑब्वियसली बात है, कोई भी नई भाषा आएगी तो पुराने वाले, जैसे कि नई ऋतु आती है तो पुराने वाली ऋतु के भी आपके प्रभाव दिखते हैं और नई वाली ऋतु में भी पुराने वाले भी आपके ऋतु के प्रभाव, यानी कि एक दूसरे का मिश्रण देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अपभ्रंश और खड़ी बोली हिंदी का भी सम्मिलित आपके प्रयोग होने लगा और इसे ही हम कहते हैं अवट भाषा। इंपॉर्टेंट है, अवट भाषा अपभ्रंश और खड़ी बोली का हिंदी का सम्मिलित आपके प्रयोग क्या है, अवट भाषा कहलाता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा का उद्भव इस क्रम में मानेंगे किस प्रकार से कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से आपकी खड़ी बोली हिंदी आती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक को भी पुनः आपके 3 भागों में विभाजित किया। एक प्राचीन काल जिसमें 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, दूसरा था मध्यकाल जिसमें 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक, और तीसरा आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से अब तक। धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषा काल को 1000 ईस्वी से अब तक 3 भागों में पुनः बांटा। एक प्राचीन काल, एक मध्यम काल यानी कि जो 1500 1800 बीच में तक चला, और एक आधुनिक काल जो 1800 से अब तक चल रहा है। प्राचीन हिंदी काल, तो इसके बारे में देखें तो 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक यह चलता है। इस काल में मुख्यतः आपके अवट काल के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात प्रारंभ में अपभ्रंश और हिंदी दोनों का सम्मिलित प्रयोग देखने को मिलता है। इसे ही हम अवट भाषा के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहमान, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर पंडित ने स्वरचित निम्नलिखित आपके ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा को अवट भाषा कहकर पुकारा। अब्दुल रहमान का संदेश राशक, विद्यापति का कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इन सबों ने अपने स्वरचित ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा को अवट भाषा कहकर पुकारा। अब्दुल रहमान के संदेश राशक में, विद्यापति के कीर्ति लता कीर्ति पताका में, ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में, दामोदर पंडित के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अवट भाषा को ही प्रवर्ती अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी अथवा प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है। और रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहकर पुकारा। किसे? इस अवट का भाषा को, यह जो प्राचीन भाषा थी, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहकर पुकारा। अपभ्रंश से व अवट से प्रभावित प्राचीन हिंदी को ही हिंदी का आदिकाल या शिशुकाल कहा जाता है। अपभ्रंश से या अवट से जो प्रभावित प्राचीन हिंदी थी, इसे क्या कहते हैं? हिंदी का अपना आदिकाल या शिशुकाल कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आपके इसे पुरानी हिंदी कहकर पुकारा और विद्यापति ने इसे देशीय बनिया कहा। क्या कहा? देशीय बनिया कहा विद्यापति ने। प्राचीन काल में अन्य भाषाओं का प्रयोग, इस प्राचीन काल में 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक में अवट के अलावा देखें तो ब्रज, अवधी, खड़ी बोली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। सुधीर अग्रवाल के द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र में 1354 ईस्वी का जो रचित है, प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल के द्वारा रचित है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ और ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न। चरित्र। ओके, मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चांदायन, मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित चांदायन, ये वाला अपने 1379 ईस्वी में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है और अवधी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित चांदायन। गोरखनाथ, अमीर खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि ने खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया था। गोरखनाथ, अमीर खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद ने आदि ने खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। मध्यकाल के बारे में देखें तो मध्यकाल 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक चलता है और इस काल में भाषा के 3 रूप देखने को निखर कर सामने आए। एक है ब्रज भाषा, एक अवधी भाषा, एक खड़ी बोली। ब्रज भाषा के बारे में देखें
प्रारंभ में अष्टचापी जो कृष्ण आपके भक्त कवि थे उनके द्वारा इस भाषा का विकसित प्रयोग किया गया और इनके द्वारा विकसित की गई। आगे चलकर रीतिकाल में केशवदास, मतीराम, बिहारी देव, पद्माकर, भिखारीदास के द्वारा इस भाषा में काव्य लिखा गया। तो ब्रज भाषा थी। और फिर दूसरी मध्यकाल की अवधि भाषा, इस भाषा को आपके विकास में प्रेम मार्ग, सूफी काव्य धारक के कवियों और गोस्वामी तुलसीदास का महत्वपूर्ण आपके योगदान रहा। और प्रमुख रूप से देखें कीर्ति कुतुबन जो मृगावती 1503 ईस्वी में, जायसी के द्वारा पद्मावत 1540 ईस्वी में, मंजन मधुमालती 1545 ईस्वी में, आलम माधवानल कामकंदला 1584 ईस्वी में, उस्मान की चित्रावली 1613 ईस्वी में, नूर मोहम्मद जो इंद्रावती 1744 ईस्वी में, कासिम शाह हंस जवाहिर 1736 ईस्वी में, शेख निसार यूसुफ जुलेखा 1790 ईस्वी में, अली शाह आपके प्रेम चिनगारी और तुलसीदास का रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, ये सारे आपकी अवधि भाषा में लिखित आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं, किताबें मानी गई हैं। खड़ी बोली कबीर, नानक, दादू, आपके मलुकदास, रजब, गंग, रहीम, आलम, जुटमल, प्राणनाथ आदि आपके द्वारा इस भाषा को विकसित किया गया। और गंग कवि के द्वारा छंद वर्णन की महिमा, रहीम की मदनाष्टक, आलम का सुदामा चरित और जटमल का गोरा बादल की कथा, प्राणनाथ का कुलजम स्वरूप, राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ, यह प्रमुख रूप से हैं। आधुनिक काल देखें तो 1800 ईस्वी से लेकर अब तक का काल रहा है। इस काल में खड़ी बोली का अधिक विकास हुआ। इस काल में हम निम्नलिखित रूप से उप विभाजन कर सकते हैं। एक 1800 से लेकर 1850 ईस्वी तक भारतेंदु के पूर्व युग का काल रहा, जिसमें 4 महानुभाव खड़ी बोली के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक सदा सुखलाल नियाज जो सुख सागर के रात में आपके, दूसरे थे इंशा अल्लाह खां जो रानी केतकी की कहानी, तीसरे हैं मुंशी लल्लू लाल जो प्रेम सागर, और चौथे हैं सदल मिश्र जो है नासिकेतोप्याख्यान। इनकी प्रमुख रचना 1803 ईस्वी की। इस युग में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के गवारूपन को दूर किया। किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के गवारूपन को दूर किया। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा हिंदी के स्वरूप निर्धारण में 2 सीमांतों का आपके अनुगमन किया गया। फिर भारतेंदु युग के बारे में बात करें तो 1850 से 1900 ईस्वी तक इस युग में हिंदी नई चाल में ढली। गद्य में पूर्ण रूपेण खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, परंतु पद्य में ब्रज भाषा को बोलबाला बना रहा। भारतेंदु मंडल ने प्रमुख कवियों ने इस युग में खड़ी बोली का विकसित आपके किया। फिर द्वितीय भारतेंदु युग के बाद तीसरा हमारा देखें तो द्विवेदी युग जो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक चले। इस युग में ब्रज भाषा का प्रयोग सीमित हो गया। ब्रज भाषा बोली बन गई, खड़ी बोली हिंदी भाषा बन गई। गद्य व पद्य दोनों प्रकार की काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में खड़ी बोली का अद्भुत विकास हुआ। फिर छायावादी युग आया। इस युग में 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक ये खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। ये खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा आदि के द्वारा हिंदी को उत्तरोत्तर विकास किया गया। छायावादोत्तर युग में देखें 1936 ईस्वी से इस युग में अज्ञे के नेतृत्व में 4 सप्तक के कवियों के द्वारा एवं डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता के माध्यम से अन्य कवियों के द्वारा खड़ी बोली के विकास को हिंदी का विकास किया गया। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास विविध प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं से अपने इस प्रकार से हुआ। अपभ्रंश का नाम विकसित उपभाषा और विकसित बोलियां हम देखेंगे। अपभ्रंश का नाम है शौर श्रेणी। शौर श्रेणी से अपने आती है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी आपकी क्या है? विकसित उपभाषाएं, जिसकी प्रमुख बोलियां हैं आकार बहुल्य बोलियां, कोरवी जो खड़ी बोली के हैं, हरियाणवी जिसे बांगरू या जाटू कहते हैं, कोरवी को खड़ी बोली, दक्षिणी, ठीक है। तो ये क्या थी? आपके आकार बहुला बोलियां है। तो आकार बहुला में कोरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ये किससे निकली? आपके पश्चिम हिंदी के शौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली हुई है। ओकार में ब्रज जो अंतर्वेदी है के नाम से, बुंदेली जो बुंदेलखंडी के नाम से जानी जाती हैं, और एक थी कन्नौजी।
ये प्रमुख रूप से बोलियां तीनों पश्चिमी हिंदी की हैं, जो ओकार बहुला आपकी बोलियां हैं और शौर्षणीय ब्रज से निकली हुई है, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। फिर राजस्थानी की बात करें, दूसरी हो जाएगी अपनी कौन सी, राजस्थानी। पश्चिम हिंदी के बाद राजस्थानी, जो आपकी मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी इसकी क्या है, विकसित बोलियां हो गई। गुजराती हैं, ये भी इससे निकली, किससे, शौर्षणी से। तो राजस्थानी, शौर्षणी और पश्चिमी हिंदी किससे निकलती हैं, अपने शौर्षणी से निकलती हैं। एक है अर्धमागधी जो पूर्वी हिंदी, ठीक है, और एक मागधी। मागधी में बिहारी, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया, ये किसकी है, मगधी की है। बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया मागधी की। महाराष्ट्री में मराठी, ब्राह्मण में आपकी सिंधी, केकैया पेशाजी में लहंदा। राजस्थानी में आपकी मेवाती, मालवी और मारवाड़ी ढूंढाड़ी हो गई, ठीक है। केकैया पेशाजी में लहंदा और पंजाबी। दर्द में आपकी कश्मीरी, कहाँ होगा, कश्मीरी दर्द, ठीक है ना। खर्च में पहाड़ी। इस प्रकार का वर्गीकरण सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के द्वारा स्वरचित भारतीय भाषा सर्वेक्षण लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में किया गया था। इस प्रकार का दूसरा वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा स्वरचित बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास नामक पुस्तक में किया गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषा को उपभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया। हिंदी की मूल मान्य उपबोलियां और उपभाषाएं देखें, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मूलतः हिंदी की 5 उपभाषाएं और आपके उनकी 17 उपबोलियां मानी गई हैं। तो पश्चिमी हिंदी जिसमें कोरवी है, हरियाणवी है, ब्रिज है, बुंदेली है और कन्नौजी है, जो किसमें आपके प्रमुख रूप से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी है जिसमें आपकी अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। पहाड़ी में आपकी कुमायूनी और गढ़वाली हैं, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। राजस्थानी है जिसमें मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, ये राजस्थान में बोली जाती हैं। बिहारी में भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है, जो यूपी, बिहार, झारखंड में बोली जाती है। भोजपुरी, मैथिली, मगही बिहारी, राजस्थान मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी सारी राजस्थान में। पहाड़ी में कुमायूनी, आपके जो गढ़वाली है ये है। पूर्वी हिंदी में मवदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। पश्चिम हिंदी में कोरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। और भी अगर हम जब उपभाषा का एक टॉपिक देखेंगे अलग से, तो इसमें बहुत सारी जो ये खड़ी बोली वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। तो इस प्रकार से यह रहने वाला है। हिंदी भाषा मूलतः फारसी शब्द से, अपने फारसी भाषा का शब्द है जो सिंधु शब्द से निकला है। सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदू और हिंदी शब्द निकला है। और इसके हमने देखा धीरे धीरे किस प्रकार से बनता है। एक प्रत्यय जुड़ता है, हिंदी शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है हिंदी देश की भाषा, और कालांतर में आपके हिंद देश के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में जानी जाती हैं। धीरे धीरे हिंद देश के लोगों को कालांतर में भाई हिंदी के कहना बंद कर दिया गया, सिर्फ भाषा के लिए प्रयोग किया जाने लगा, और क्या का भी लोप हो गया, तो हिंदी शब्द हिंदी बन गया। ठीक है, हिंदी का उद्भव देखा तो संस्कृत से निकली हुई भाषा है। संस्कृत भाषा हिंदी की जननी मानी जाती है। वैदिक संस्कृत आती है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। फिर लौकिक संस्कृत आपके भाषा काल आता है जिसमें 1000 से आपके 500 ईस्वी पूर्व। और प्रथम प्राकृत काल या पाली भाषा का काल होता है 500 से लेकर आपके 0 ईस्वी तक। ठीक है, द्वितीय प्राकृत काल या शुद्ध प्राकृत काल आता है 0 से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश भाषा काल आता है जो 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक आता है। फिर आधुनिक आर्य भाषा जिसमें खड़ी बोली प्रधान रहती है, हिंदी काल ये 1000 से लेकर अब तक चला आ रहा है। ठीक है, अवट भाषा देखा जिसमें आपके अपभ्रंश और खड़ी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, फिर खड़ी बोली हिंदी, इस प्रकार से इसका देखने को मिलता है कालक्रम। धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषा काल को 1000 ईस्वी से अब तक मूल रूप से आपके 3 भागों में विभाजित किया। प्राचीन का काल जो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक है। फिर मध्य काल है जो 1500 से लेकर 1800 ईस्वी तक है। फिर हमने देखा आधुनिक काल जो 1800 ईस्वी से लेकर अब तक है। प्राचीन हिंदी काल 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक हमने बात करी, जो ये अवट काल के नाम से भी पुकारा जाता है। और अपभ्रंश और हिंदी दोनों का सम्मिलित प्रयोग देखने को मिलता है, उसे अवट भाषा कहते हैं। आपके अब्दुल रहमान, विद्यापति, ज्योतिश्वर
ठाकुर दामोदर पंडित ने अपने जो ग्रंथ रचित गए उनमें अवध भाषा का प्रयुक्त भाषा को क्या अवध भाषा कहकर पुकारा। अब्दुल रहमान का संदेश राशक, विद्यापति का कीर्ति लता कीर्ति पताका, ज्योतिषर आपके ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अवध के आपको भाषा को ही प्रवर्ती अपभ्रंश या प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहकर पुकारा, प्राकृता भाष कहकर पुकारा, ठीक है ना। अपभ्रंश से व अवध से प्राचीन प्रभावित प्राचीन हिंदी को ही हिंदी का आदिकाल और शिशुकाल कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहकर पुकारा। विद्यापति ने आपके इसे देशी अल्बानिया कहा। अन्य भाषाओं का प्रयोग प्राचीन काल में देखने को मिला तो 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। सुधीर अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित्र में 1354 ईस्वी का लिखा हुआ जो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग, जो ब्रज भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित आपके चांदायन, जो अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है, अवधी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। गोरखनाथ, अमीर खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद ये खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया है। मध्यकाल हमें देखने को मिलता है जिसमें 3 आपके भाषा रूप निखर के देखने को मिलता है 1500 लेकर 1800 ईस्वी तक, ब्रज, अवधी और खड़ी। ब्रज में आपके अष्टछाप जो कृष्ण भक्त कवि थे उनके द्वारा विकसित की गई। आगे चलकर रीतिकालीन आपकी कवि में केशवदास, मतीराम, बिहारी, देव, पद्माकर आपके भिखारी दास के द्वारा इसकी भाषा में काव्य लिखा गया। फिर अवधी आपके प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के कवियों और गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। कीर्तिबन का मृगावती, जायसी का पद्मावत, मंजन का मधुमालती, आदम माधवानल कामकंदला, उस्मान का चित्रावली, नूर मोहम्मद का इंद्रावती, कासिम शाह का हंस जवाहिर, शेख निसार का यूसुफ, जुलेखा अली शाह का प्रेम चिनगारी, तुलसीदास का रामचरितमानस, इनमें अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। खड़ी बोली का विकास आपके कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, रजब, गंग, रहीम, आलम, जटमल, प्राणनाथ आदि के द्वारा किया गया। गंग कवि का आपके छंद वर्णन की महिमा, रहीम का मदनाष्टक, आलम का सुदामा चरित्र, जटमल का गोरा बादल की कथा, प्राणनाथ का कुलजम स्वरूप, राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग विशिष्ट। फिर आधुनिक काल आता है जिसमें आपके भारतेंदु युग पूर्व काल जो 1800 लेकर 1850 ईस्वी तक चलता है, जिसमें 4 महानुभव रहे, जिसमें आपके सदा शुक्लाल नियाज जिनका सुख सागर महत्वपूर्ण ग्रंथ है या किताब मानी जाती है रचना, ठीक है ना। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, मुंशी आपके लल्लू लाल की प्रेम सागर 1810 ईस्वी, सदल मिश्र आपके नासिकतोपाख्यान 1803 ईस्वी। इस युग में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी के ग्वारूपन को दूर किया। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा हिंदी के स्वरूप आपके निर्धारण में 2 सीमांतों का अनुगमन किया गया। भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक जो एक हिंदी नई चाल में ढली। गद्य में पूर्ण रूप से आपके खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, परंतु पद्य में ब्रज भाषा बोले जाने ने अभी भी बोलबाला रहा था। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों ने इस युग में खड़ी बोली का विकसित किया। फिर द्विवेदी युग आता है जिसमें आपके ब्रज भाषा का प्रयोग सीमित हो गया। ब्रज भाषा बोली बन गई, खड़ी बोली हिंदी का भाषा बन गई और गद्य और पद्य दोनों प्रकार के काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में आपके खड़ी बोली का अद्भुत विकास हुआ। फिर छायावाद युग आया जिसमें खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। पंत, निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि ने इनके द्वारा हिंदी को उत्तरोत्तर विकास किया गया। फिर छायावाद में आपके अज्ञेय के नेतृत्व में तार सप्तक के कवियों के द्वारा एवं डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा संपादित नई कविता के माध्यम से अन्य कवियों के द्वारा खड़ी बोली हिंदी का विकास किया गया। हिंदी भाषा का विकास हमने विभिन्न रूप में अपभ्रंश से देखा, शोर सैनिक हमने अपभ्रंश देखा। इस प्रकार से सारी चीज़ें हमने इसके अंतर्गत देखी। ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम देख चुके हैं। इस प्रकार से ये हमारा हिंदी भाषा का उद्भव हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार से विकास हुआ, ये चीज़ें हमारे समझ में आ गई हैं। चलो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।